हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं अपना डे 2 का टास्क डीपीपी नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट, तो अपना जो 100 जेईई एडवांस मैथ्स डीपीपी का जो टारगेट हम लेके चले हुए हैं कि हर दिन आपको एक डीपीपी प्रोवाइड की जाएगी। जो भी स्टूडेंट्स मतलब सभी स्टूडेंट्स हर दिन अपना एक डीपीपी सॉल्व करेंगे और 10 प्रॉब्लम्स इस डीपीपी में दी गई हैं। तो सभी डिफरेंट टाइप की क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं। तो स्टूडेंट ने सभी प्रॉब्लम को आप रिग्रेसिवली अटेम्प्ट करो। ठीक है नाउ, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमने दे रखा है सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम, 3 सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद में हमारे पास में 3 मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम्स एंड 4 न्यूमेरिकल टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दे रखी हैं। ठीक, आई होप अपने डीपीपी को देख चुके हैं और ट्राई भी कर चुके हैं। नाउ तो स्टार्ट करते हैं। ये इसका आंसर की है। नाउ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, कैसे सॉल्व करेंगे। Let f and g are the two real valued continuous function। f और g हमारे पास दो रियल वैल्यूड और कंटिन्यूस फंक्शन दे रखे हैं। साथ में क्या दे रखा है, gx का इंटीग्रेशन f इनवर्स x है। ठीक है, और fx का ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, नाउ देन आपसे पूछा हुआ है 2 to 4 में x इंटू gx का इंटीग्रेशन क्या होगा। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉल्व करते हैं। हमें करना क्या है, हमें करना है x इंटू जी एक्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है 2 to 4 में। यहां तक की बात मुझे समझ में आती है। ठीक है, तो अब मान लो x इंटू जी एक्स को इंटीग्रेट करना है तो आगे x लिखा हुआ है। तो अब जैसे आगे x लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में एक बात समझ में आना चाहिए, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की हेल्प से हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या। हाँ कर सकते हैं। x को तो हमने बाहर निकाला, gx का इंटीग्रेशन किया हमने, कितना आएगा, gx का इंटीग्रेशन कितना गिवन है, f इनवर्स x गिवन है। ठीक है ना, उसके बाद जो इंटीग्रेशन आया फिर हमने यहाँ बॉक्स को बंद कर दिया, 2 to 4 से लिमिट लगा दिया माइनस साइन। फिर आपने क्या 2 to 4 जो लिमिट है उस लिमिट को एज इट इज रहने दिया। जिसको बाहर निकाला है उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे। x को हमने बाहर निकाला तो x का डिफरेंशिएशन 1 और जो इंटीग्रेशन यहाँ पर आया हुआ है उसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, f इनवर्स x dx। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई ना। अब इसको आगे जब हम सिंप्लीफाई कराएंगे तो अपर लिमिट पुट कराओगे तो f इनवर्स 4 इंटू एफ इनवर्स ऑफ 4 माइनस ऑफ 2 इंटू एफ इनवर्स ऑफ 2 ये आ जाएगा। ओके, यहां तक की बात क्लियर है। अब 2 to 4 एफ इनवर्स x dx। ठीक है, अब स्टूडेंट आगे समझो कि अब मुझे क्या करना है, एफ इनवर्स 4 और एफ इनवर्स 2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा पहले तो आप इसको समझो, f को समझिए। मान लो कि हमारे पास में फंक्शन ये है, फंक्शन f है, दिस इज फंक्शन f। ठीक है, अगर इधर से इधर देख रहे हैं तो फंक्शन fx आ गया। अगर मैं इसको इधर से इधर देख रहा हूँ, दिस इज फंक्शन f इनवर्स ऑफ x है ना। कुछ ऐसे मान लेते हैं। अब आपको क्या चाहिए, f इनवर्स 2 चाहिए। मतलब यहाँ पे इनपुट में 2 और 4, मतलब यहाँ 2 और 4, मतलब इसमें जब 2 डालेंगे f इनवर्स 2 तो यहाँ क्या वैल्यू आएगी, और f इनवर्स 4 जब निकालना है तो इधर क्या वैल्यू आनी है। ठीक है, ये हमें पता लगाना है। अच्छा इस बात को अब मैं f के अकॉर्डिंग देखूं तो f में क्या इनपुट डालें कि आउटपुट 2 आए। ठीक है, f में क्या इनपुट डालें कि आउटपुट 4 आए, यही मुझे पता लगाना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 0। अगर मान लो आपने यहाँ देखा कि अगर x का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करूं तो यहाँ 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 ये आ गया, मतलब 2 आया। ठीक है, तो 0 पे आउटपुट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है ना, अब 1 पे चेक करते हैं ना। अब मुझे आउटपुट 4 चाहिए, तो 4 निकालने के लिए क्या होना चाहिए, तो अगर यहाँ 1 पुट करते तो 1 प्लस 1 और 2 तो 4 हो गया, साइन पाई कितना आ जाएगा, 0, मतलब 1 पे आउटपुट 4 आ रहा है। तो एक बात तो आपको समझ में आई कि f ऑफ 1 तो 1 प्लस साइन पाई 0 हो जाएगा प्लस 2 और दैट इक्वल टू कितना है, 4 आ गया। मतलब 1 पे वैल्यू कितनी आनी है, 4 आनी है f ऑफ 1 पर, है ना। मतलब यहाँ इनपुट में क्या होना चाहिए, 1 और आउटपुट में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप को यहाँ तक की बात तो समझ में आई। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आ गया कि f इनवर्स 2 का जो वैल्यू है दैट इज 0 होगा और f इनवर्स 4 का जो वैल्यू है दैट इज कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक का अगर मैं पॉइंट अगर समझें तो क्या आ गया हमारे पास, 4 इंटू एफ इनवर्स 4 का वैल्यू तो 1 आ गया, माइनस ऑफ 2 इंटू इसका वैल्यू 0 आया। ठीक है, फाइनली इसका वैल्यू ये आ गया, माइनस ऑफ 2 to 4 एफ इनवर्स x dx। ठीक है, यहां तक की बात तो मुझे समझ में आई कि इसका वैल्यू आ गया। अब मुझे करना क्या है कि इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट करना है, एफ इनवर्स x dx को इंटीग्रेट करना है 2 to 4 में। अच्छा एफ एक्स हमारे पास यहाँ गिवन है
क्या मैं यहाँ से एफ इनवर्स एक्स निकाल सकता हूँ क्या? मतलब इसको बराबर बाई पुट करके, बराबर हमने बाई से पुट किया, और x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं कैलकुलेट हो सकता, क्योंकि ये कैसा एक इम्प्लिसिट फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लो ऐसे इंटीग्रेट नहीं होगा तो फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे? तो अब नाउ यहाँ पर आप एक तरीका सीखो, एक फॉर्मूला सीखिए आप। अगर मान लो a टू b में अगर आपने fx को इंटीग्रेट किया, ठीक है, प्लस साइन, फिर आपने ये कि एफ इनवर्स एक्स को इंटीग्रेट किया और लिमिट क्या है एक्स में, जब हमने ए डाला, मतलब अगर यहाँ इनपुट ए है तो ए पर एफ एक्स का आउटपुट एफ ऑफ ए आना चाहिए, यहाँ इनपुट बी है तो एफ एक्स का आउटपुट बी आना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसी लिमिट में अगर ऐसे इंटीग्रेट कर रखा है तो इसका जो वैल्यू आता है वो कितना आता है? अपर लिमिट का प्रोडक्ट बी इंटू एफ ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट, ये आ जाएगा, इसका वैल्यू ये आता है। अच्छा, अब आपके माइंड में एक सवाल ये आ रहा होगा, सर ये कैसे आया? ठीक, ये बहुत आसान है, इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। कैसे? एफ इनवर्स एक्स को आप टी मानिए और देन इसको आगे एक्स बराबर एफ ऑफ टी टी आ जाएगा, और देन इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, इस रिजल्ट को याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपको देखो एफ इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन आपको चाहिए 2 to 4 में। ठीक है, तो इसके बारे में अगर समझते हैं तो मैंने ये क्या 2 to 4 तो मैंने यहाँ लिखा, दिस इज एफ इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक है, इसका इंटीग्रेशन हमें चाहिए। अब एफ एक्स को इंटीग्रेट करना तो बहुत आसान बात होती है, कि एफ एक्स हमारा नॉर्मली दे रखा है। अब देखो, अब यहाँ से हमें समझना है कि यहाँ एफ एक्स लिखा हमने और डी एक्स लिखा। ठीक है, अब क्या है कि आउटपुट में 2 चाहिए, तो भाई इनपुट में एफ एक्स के इनपुट में क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, ये हमने अभी पहले देख चुके थे, आउटपुट में अगर 2 चाहिए तो इनपुट में 0 होना चाहिए एफ एक्स के ना, और यहाँ आउटपुट में अगर 4 चाहिए तो इनपुट में कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू आएगा कितना है? अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस 0 आ जाएगा, लोअर लिमिट का प्रोडक्ट। ठीक, ये आ गया ना। अब मुझे इस वाले पार्ट का वैल्यू चाहिए, तो एक काम करते हैं, कितना आ जाएगा इस वाले पार्ट का वैल्यू? 2 to 4 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स, दैट इज 4 माइनस ऑफ 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स। ये आ गया। नाउ अब मैं एक काम करता हूं, एफ एक्स 0 to 1 एफ एक्स डी एक्स को अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। एफ एक्स डी एक्स, तो 0 to 1 तो हमने यहाँ लिखा, एफ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मुझे याद है एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस साइन ऑफ पाई एक्स प्लस 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। एक बार चेक भी कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स है ना, साइन पाई एक्स प्लस 2 है ना। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो 0 to 1 में मुझे एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है ना। अब देखो, जब इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन तो आ जाएगा एक्स पावर 4/4, इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साइन पाई एक्स को इंटीग्रेट कराएंगे तो कॉस पाई एक्स माइनस में अपॉन में पाई आ जाएगा, प्लस का 2x, 0 to 1, ये आ गया ना। अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट को जब पुट कराएंगे तो कितना जाएगा? 1/4 यहाँ से आया, 1/2 यहाँ से आया, कॉस पाई का वैल्यू -1 होगा तो -1 प्लस हो जाएगा, यहाँ 1/पाई और प्लस का 2 आ गया। ठीक है, नाउ माइनस ऑफ, लोअर लिमिट को पुट किया तो यहाँ 0 आया, यहाँ 0 आया, कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है, तो -1/पाई आ गया, प्लस में 0 आया, यहाँ तक आ गया अपना। ठीक है, अब इस वाले पार्ट को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो एक काम करते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ तो कितना आ जाएगा? 3/4, 3/4 में 2 ऐड किया, 4 into 2 करेंगे तो 8, तो कितना 8 + 3 कितना आ जाएगा? 11/4, तो यहाँ से आया 1/पाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज 2/पाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई। अब इस वैल्यू को मैंने क्या किया, यहाँ पर पुट कर दिया, कितना आया? 11/4 और प्लस 2/पाई, तो यहाँ तो आ जाएगा 4 माइनस ऑफ 11/4 प्लस का 2/पाई। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स एक्स डी एक्स का है, बट मुझे किसका वैल्यू निकालना है? इसका वैल्यू निकालना है, और ये कितना आ रहा है? यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 4 माइनस ऑफ 2 to 4 एफ एक्स डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो 4 तो मैंने यहाँ लिखा ना। इस वाले पार्ट का वैल्यू पुट करते हैं, 2 to 4 एफ इनवर्स एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 माइनस 11/4, 4 माइनस ऑफ 11/4
प्लस 2/पाई, ये इसका वैल्यू आया। 2/पाई यहां तक आ गया ना। अब देखो 4 माइनस ऑफ 4 तो कैंसिल हो गया, फाइनली इसका वैल्यू कितना है 11/4 प्लस का 2/पाई आया। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 11/4 प्लस 2/पाई, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट का क्या दे रखा है? डी दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको फर्स्ट प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हुआ। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार प्रॉब्लम था। आई होप आपको ये प्रॉब्लम करने के बाद मजा आ गया होगा ना। ओके स्टूडेंट, तो ऐसी क्वालिटी प्रॉब्लम्स इस डीपीपी के अंदर में है, और ऐसे हमने जो 100 डीपीपीज हैं उन सबको ऐसे ही प्लान किया हुआ ताकि जो स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशंस है वो एक नेक्स्ट लेवल पे होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, ना अब आगे चलते हैं हम अगली प्रॉब्लम की तरफ। अगली प्रॉब्लम में क्या दे रखा है हमारे पास में? एक फंक्शन f दे रखा है ना। लेट f बी ए इन्वर्टिबल, f लिखा हुआ नहीं है, लेट f बी ए इन्वर्टिबल फंक्शन फ्रॉम r टू r एंड सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ f डैश 8 और f इनवर्स डैश 8, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही मजेदार प्रॉब्लम है। अगर आपने नहीं अटेम्प्ट किया, आप सॉल्यूशन देख रहे हो तो यार गलत बात है ना। पहले आप प्रॉब्लम को पूरा ढंग से सॉल्व करो, जैसे बोलते हैं ना तन मन धन से, मतलब पूरे अच्छे से एफर्ट्स लगाइए आप। ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर आपको क्वालिटी समझ में आएगा और उसकी खूबी समझ में आएगा ना। अच्छा देखो, अब मुझे क्या f डैश 8 निकालना है और f इनवर्स डैश 8 निकालना है। f इन्वर्टिबल है ना, कुछ कुछ जानकारियां हमें दे रखी हैं। ओके, अब आपको करना क्या होगा, एक बार इसको, अब मान मेन मुद्दे वाली बात क्या, अगर किसी भी तरह से fx निकल जाए, fx निकल गया तो f डैश निकाल देंगे और उसका इनवर्स वगैरह निकाल के उसका इनवर्स का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। यही है अपना पॉइंट ना। तो अब अपना जो पहला टास्क है वो क्या होना चाहिए? fx फाइंड आउट करना होना चाहिए। ठीक है, अच्छा कभी भी अगर ऐसे इक्वेशंस आपको मल्टीप्लाई करके दे रखी होती है, जैसे यहाँ पर ऐसे कुछ गिवन है, ठीक है ऐसे गिवन है, तो एक काम क्या करो, पहले आप उनको अंदर मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, शायद हो सकता है कोई खास जुगाड़ आपको मिल जाए, मतलब आगे सॉल्व करने का। माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एफ स्क्वायर ऑफ एक्स, हमने यहाँ लिखा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब इंटू एफ एक्स प्लस एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यूब बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ रहा है? एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब। अच्छा, इन दोनों को अगर देखें आप, यहाँ से अगर आपने एफ स्क्वायर अगर कॉमन ले लें, ये अंदर क्या बनेगा? एफ एक्स माइनस एक्स क्यूब। वाह ना, तो कुछ कुछ बात बन रही है। अच्छा, यहाँ से अगर मान लो मैं 2f(x) अगर कॉमन लूं तो 2f(x) यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ तो fx बचा, यहाँ एक्स क्यू आया प्लस साइन ऑफ यहाँ कितना आ जाएगा? एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यू बराबर 0, ये आ गया ना। तो एफ एक्स माइनस ऑफ एक्स क्यू तो हमने यहाँ लिखा, ठीक है, तो इसी कितना आ जाएगा? एफ स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ 2f(x) प्लस 1 बराबर 0। अरे वाह, अब तो क्या प्रॉब्लम बहुत आसान हो गया। अब तो क्या आपको सारी बात समझ में आ गई यहाँ से? क्यों बच्चों, एफ एक्स माइनस एक्स क्यू यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, दैट इज बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से तो कितना है? एफ एक्स बराबर एक्स क्यू और एफ एक्स बराबर 1 आ गया। ठीक है, एफ एक्स इन्वर्टिबल है तो ये तो होगा ही नहीं, इसलिए एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा? एक्स क्यू आ जाएगा। ठीक है, यहां से तो ये बात मान। अच्छा, इसका इनवर्स निकालते हैं, तो एक्स क्यू बराबर आपने वाई रखा तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? वाई पावर 1/3। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी क्या लाइट जा चुकी है, तो क्या अगर मेरा फेस सही से नहीं भी दिखाई दे रहा है, इट डजंट मैटर है ना, मेरा फेस मैटर नहीं करता है, आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए और वो जो स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है मतलब वो आपको दिखना चाहिए ना, मैटर ये करता है ना। तो अगर कुछ दिक्कत जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, फेस नहीं भी दिखाई देता है, डजंट मैटर है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सब समझ आना चाहिए हमें। एफ एक्स, और अब क्या करें, एक्स को तो आप एफ इनवर्स एक्स से रिप्लेस कर दोगे, ठीक है, वाई को आप एक्स से रिप्लेस कर दोगे तो ये आ गया एफ एक्स एफ इनवर्स एक्स बराबर 1/3 आ गया। ठीक है, यहां तक की बात तो आपको समझ में आई। अब सवाल में क्या पूछा? एफ डैश 8 और एफ इनवर्स का डिफरेंशिएशन और फिर 8 पर उसका वैल्यू है ना। तो यहां से देखो, पहले मैंने एफ डैश 8 एफ डैश एक्स निकाला, जैसे 3x² आ जाएगा। एफ डैश 8 अगर मैं लिखूंगा तो ये तो कितना बन जाएगा? 3 इंटू 8² आया ना। इसको डिफरेंशिएट किया, एफ इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन
कितना आ जाएगा 1/3 और x पावर में कितना 1/3 -1 कराएंगे तो -2/3 आया। ठीक है, और यहां पर भी क्या हमसे 8 पर ही वैल्यू पूछा हुआ है, तो मैंने क्या किया यहां से निकाला f डैश f इनवर्स ऑफ डैश है ना, चाहे यहां लिखो या बाहर लिखो एक ही बात है वो ना। यहाँ 8 आ गया और डैश है ना, तो यहाँ पर लिखा हमने 1/3 8 पावर -2/3। ठीक है, तो 1/3 तो हमने यहाँ से लिखा, 2 क्यू यहाँ लिखा, तो 2 क्यू से क्यू कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1/4 आ गया। ठीक है, तो ना इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, f डैश 8 इंटू एफ इनवर्स ऑफ डैश है ना, यहाँ कहीं डैश लगा देते हैं, तो 3 इंटू 8 स्क्वायर तो हमने यहाँ लिखा, और ये कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 4, 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से जो 8 इंटू 8 लिख लेते हैं इसको, तो 8 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, 8 इंटू 2 कितना 16 आ जाएगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्या कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड में कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी आ रहा है, तो क्या गिवन है हमारे पास? सेकंड का ऑप्शन बी इज करेक्ट ना। ठीक है, आंसर की में बी दिया हुआ था। ओके स्टूडेंट, नाउ तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम सारी ही बढ़िया है। गिवन दैट एम एन एस टी 0 टू इन्फिनिटी में से पॉजिटिव है सभी की सभी, एम प्लस एन का वैल्यू 3 है और एम अपॉन एस प्लस एन अपॉन टी बराबर 1 दे रखा है। ठीक है, एम एन एन कॉन्स्टेंट है और एम एन से छोटा है, यहां तक की बात ठीक है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ एस प्लस टी इज, और एस प्लस टी का मिनिमम वैल्यू ये दे रखा है। देन पॉइंट m कॉमा n इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट है। देन इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या होगा? मतलब आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना है जिसका मिड पॉइंट m कॉमा n दे रखा है। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मेनली तो आपके पास जो टास्क है वो क्या हो गया, m और n को फाइंड आउट करना हो गया है ना, यही टास्क हो गया। जैसे आपको मिड पॉइंट मालूम चल जाएगा, तो मिड पॉइंट आपको मालूम चल गया, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड क्या आता है? जब मिड पॉइंट पता है तो हमें t इज इक्वल टू s1। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद अब मेरे पास जो टास्क है वो क्या टास्क है कि भाई मिड पॉइंट सॉरी m और n का वैल्यू फाइंड आउट करना। और क्या क्या गिवन है हमारे पास? भाई m प्लस n का वैल्यू 3 गिवन है, एंड साथ में एक कंडीशन दे रखा है m अपॉन एस प्लस n अपॉन टी का वैल्यू 1 गिवन है। ठीक है, और हमारे पास दे रखा है s प्लस टी का जो मिनिमम वैल्यू है, s प्लस टी का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस 3 प्लस 2√2 गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो प्रॉब्लम को अब सॉल्व करना है। मेन टास्क अपना क्या है? m और n का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और m n से छोटा दे रखा है, तो कैसे निकालेंगे? अब देखो आपके पास में कुछ लॉजिक होने चाहिए कि AMGM के बारे में कुछ सोच सकते हैं एक बार को, m प्लस n दे रखा है, ठीक है, वहां से कुछ हिंट ले सकते हैं। या फिर एक और तरीका, आप टिग्नोमेट्री की हेल्प ले सकते हैं। मिनिमा आपको कहाँ कहाँ आपको दिखता है? AMGM में दिखेगा, कुछ टिग्नोमेट्री में दिखेगा, और कुछ आपको फिर वो कैलकुलस के अंदर dy/dx वाले पार्ट में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर इस वाले पार्ट को अगर मैं समझू थोड़ी देर के लिए, आप ये समझो इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 1 दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक बात है। तो मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को मान लेता हूँ cos स्क्वायर थीटा, और इस वाले पार्ट को हम मान लेते हैं sin स्क्वायर ऑफ थीटा, दैट इक्वल्स टू 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से आपको एक बात मालूम चली कि भाई m अपॉन एस का वैल्यू तो आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ थीटा, एंड n अपॉन टी का वैल्यू आ जाएगा sin स्क्वायर ऑफ थीटा, ये आ जाएगा। यहां से अगर मैं अब s कैलकुलेट करूं, s प्लस टी का मिनिमम हमें पता है, m और n फाइंड आउट करना है, तो s का वैल्यू कितना आ गया भैया? m sec स्क्वायर थीटा, एंड t का अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो t का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? n cosec स्क्वायर ऑफ थीटा, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक बात है, अब समझे बात को कि s प्लस टी अगर मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं तो s प्लस टी कितना आ जाएगा? m sec स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस n cosec स्क्वायर ऑफ थीटा, ये आ गया। सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो m प्लस n तो हमने यहां से लिखा, और ये आ जाएगा m tan स्क्वायर थीटा प्लस में n cot स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसे कुछ हमने लिख दिया s प्लस टी। नाउ अब आप पॉइंट समझिए, पॉइंट क्या है कि m tan थीटा cot tan थीटा ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो भाई AMGM से अगर मैं सोचूं तो भाई AMGM से इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? इन दोनों का अपॉन में 2 करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू जी करेंगे, तो 2 को तो मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना आ जाएगा? रूट mn आ जाएगा, ये आ जाएगा इसका वैल्यू।
ठीक है, तो m प्लस n प्लस का ही कितना है 2√mn आ गया, यही आया। तो हमारे पास ये क्या आया, जैसे s प्लस टी ग्रेटर देन इक्वल टू आया, मतलब s प्लस टी का अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करें तो भैया ये कितना आ गया m प्लस n प्लस 2√mn आया। ठीक है, और ये कितना गिवन है 3 प्लस 2√2 गिवन है, एक बार चेक करते हैं, यही गिवन है कितना है 3 प्लस 2√2 गिवन है। अच्छा, साथ में m प्लस n का वैल्यू कितना गिवन है 3 गिवन है, तो इसका वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, तो 3 से तो 3 कैंसिल हुआ, 2 से 2 डिवाइड हो गया, तो mn का वैल्यू कितना आ गया, m इंटू n का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास में m इंटू n का वैल्यू 2 आया, साफ साफ लिख देते, m इंटू n का वैल्यू 2 है, एंड m प्लस n का वैल्यू कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और आपको करना क्या m और n फाइंड आउट करना है। एक काम कर सकते हैं हम, एक क्वाड्रेटिक की हेल्प ले ले, जिसकी रूट m और n है, तो सम ऑफ रूट आपको पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता है, तो ऐसे कुछ आ गया, इस क्वाड्रेटिक के रूट क्या आएंगे m और n आएंगे, तो इस क्वाड्रेटिक को जब सॉल्व कराओगे तो भाई x का वैल्यू 1 आ जाएगा और 2 आ जाएगा। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, आगे एक वैल्यू m है और एक वैल्यू n है, तो m कैसा है n से छोटा है, मतलब ये m का वैल्यू तो यहां से कितना आया 1 आया और n का वैल्यू कितना है 2 आया। ये बात मुझे समझ में आई, मतलब m और n का जो वैल्यू आ रहा है वो 1,2 आया। ठीक है, ओके, यहां तक की बात तो मैं क्लियर हूं। अब पूछना क्या चाह रहा है हमसे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पूछना चाह रहा है, तो अब एक काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना जिसका मिड पॉइंट कितना है 1,2 है, मतलब इसका वैल्यू 1 आया, इसका वैल्यू 2 आया, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कितना आ जाएगा t इज इक्वल टू s1, यही आएगा। t का मतलब आप लोग जानते ही हैं कि x स्क्वायर को x(x1) अपॉन में 4 लिखा, y स्क्वायर को y(y1) अपॉन में कितना है 16 लिखा हुआ है, माइनस का 1। ठीक है, दैट इक्वल टू है ना, कितना आ जाएगा, दिस इज t, s1 कितना आ जाएगा, पॉइंट को कर में पुट करना है, तो यहां से आ जाएगा 1 स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर अपॉन में 16 माइनस का 1। ठीक है, ये आ गया ना। अब इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कराएंगे, 1 से तो 1 कैंसिल हो गया, एक काम करते हैं 64 से मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 64 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ तो 4x आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा, 2y यहाँ से आ गया, 64 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 आएगा, सॉरी क्या बोल रहे हैं 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 64 नहीं 16 से मल्टीप्लाई किया तो 4x आया, 16 से मल्टीप्लाई किया तो 2y आया, 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आ जाएगा, 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन यहाँ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ गया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 आया, तो यहाँ तक तो वैल्यू 8 आ गई। अच्छा, इसको आपने 2 से और डिवाइड कर देते हैं, तो 2 से डिवाइड करने पे ये बनेगा 2x प्लस का y, और यहाँ से कितना आ जाएगा बराबर 4 आ गया, मतलब 4 को इधर लेके आ गए तो कितना है 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कौन सा आ रहा है, अकॉर्डिंग आर आंसर दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, तो 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब चेक कर लेते हैं सी का क्या आंसर गिवन है हमारे पास, सी का सी ऑप्शन गिवन है ना, थर्ड का सी ऑप्शन गिवन है। ओके, नाउ तो हमने 3 प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व कर लिया, 3 प्रॉब्लम समझ लिया ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बेहतरीन प्रॉब्लम है, बेहतरीन, मतलब इन प्रॉब्लम्स को अगर आप अपने किसी फ्रेंड से पूछते हो ना, अच्छा ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ, मैं गारंटेड बता रहा हूँ कि अगर आप 10 में से पूछते हो 10 में 10 तो कोई सॉल्व नहीं कर पाएगा ना। अगर आप जैसे मान लो 100 की बात करें तो 100 में से 20 स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं, 10 में से आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत ही कम, जो वास्तव में इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वही कर सकता है, या जिसने इन डिटेल पढ़ा होगा, ठीक है, वही कर सकते हैं इन सभी प्रॉब्लम्स को। नाउ अगली प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नॉर्मल ड्रॉन एट पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी ऑफ ए पैराबोला आर कॉन्करेंट एट पॉइंट एंड 4,2 पर कॉन्करेंट है, ठीक है, वरना हमारे पास दे रखा है ए के कोऑर्डिनेट है 3,3 और बी के कोऑर्डिनेट है 1,-1, देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रू, कौन सा ट्रू हो सकता है, इसका फोकस क्या होगा, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एंड नंबर ऑफ पैराबोला, ऐसे पूछा हुआ, मल्टीपल करेक्ट प्रॉब्लम है, मतलब एक से ज्यादा इसके आंसर सही है। तो अब देखो प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना है तो बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, अगर आपने नहीं किया है तो भैया इसे आप सॉल्व करो ना। आप समझो बात को, जैसे मान लो कि हमारे पास में एक पैराबोला,
अच्छा ये वाला पैराबोला नहीं लेते क्योंकि पैराबोला क्या है, अलग, मतलब कोई भी एट रैंडम पैराबोला दे रखा है ना, ये वाला पैराबोला नहीं है। तो मैं ऐसे एट रैंडम ही डायग्राम बनाता हूँ, ये एट रैंडम ऐसे कुछ है, ये एक्स एक्सिस बाय एक्सिस ऐसे नहीं बना रखे ना, मतलब ये कुछ ऐसे बना हुआ है डायग्राम की अगर बात करें तो ये पैराबोला बना हुआ है। ठीक है, अब इसको ऐसे दिखा रहे हैं। मान लो कि हमारे पास में किसी पॉइंट पर कलर थोड़ा चेंज करते हैं, यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया, मान लो कि यहाँ हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और मान लेते हैं कि हमने यहाँ पॉइंट ए ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट बी ले लेते हैं, यहाँ पॉइंट सी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ एक ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये जो नॉर्मल्स हैं कहाँ कॉन्करेंट हो रहे हैं, पॉइंट एन पर कॉन्करेंट है, 4,2 इसके कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है, और वर्टेक्स ए के हमारे पास कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 3,3, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 1,-1। ठीक है, इतनी जानकारी आपको दे रखी है, एंड यू हैव टू फाइंड द पैराबोला, आपको पैराबोला निकालना है। अच्छा, पैराबोला निकालना है या उसका फोकस पता करना है और डायरेक्ट्रिक्स मालूम करना है ना, आप ये समझो। अब इतनी जानकारी से आप कैसे निकालोगे, क्या खास बात आपको पता होना चाहिए कि भाई हम इसे निकालें, फोकस कैलकुलेट करना है और डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, आप देखो कुछ कुछ बातें सीखो। आप पहले तो आप कुछ पॉइंट सीखिए। आपको देखो पहला पॉइंट नंबर 1, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पैराबोला पर डायरेक्ट्रिक्स से अगर हम टेंजेंट अगर ड्रॉ कराएं तो ये टेंजेंट कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है, पहली बात तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या पॉइंट बोला है कि जो इन केस ऑफ पैराबोला जो होता है, डायरेक्टर सर्कल का आपने नाम सुना होगा। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है। डायरेक्ट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टर सर्कल का मतलब क्या हुआ कि इस कर्व की किसी भी पॉइंट से अगर सर्कल पे, सॉरी कर्व पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कराएं, कर्व क्या है, पैराबोला है, इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कराएंगे तो एंगल बिटवीन टेंजेंट कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। पहला पॉइंट तो आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इस प्रॉब्लम में कुछ खास बात थी, कुछ हिडन था। हिडन क्या है कि जैसे मैंने मानो क्या क्या स्लोप ऑफ ए एन कैलकुलेट किया, ए एन का स्लोप निकाला, कितना जाएगा 3-2 है ना, तो ऊपर तो 1 आया, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 3 - 4 करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, अब इस वाली स्लोप ऑफ बी एन कैलकुलेट करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप कितना आ जाएगा, y2 - y1 किया तो 3 आ गया, अपॉन में क्या करेंगे x2 - x1 करेंगे तो 4 - 1 किया तो 3 आया, मतलब इसका वैल्यू 1 आया और इसका वैल्यू -1 आया। कहने वाली बात ये। अच्छा, तो कहने वाली बात ये रही कि इन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, मतलब ये दोनों कैसे है, परपेंडिकुलर है। अब देखो सारा खेल यही था कि अगर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आई, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, तो अब आप वो तेज बच्चे है ना, तो आपको कुछ कुछ बात तो समझ में आई कि गुरुजी अगर मैं यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं, और मान लो बच्चों अगर हम यहाँ पर भी एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करें, ठीक है, तो भाई ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये समझ रहे हैं ना, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल है, तो यहाँ एंगल 90 है, तो मतलब ये एंगल भी 90 हुआ। अच्छा, अगर ये एंगल 90 डिग्री हुआ तो मतलब इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो भैया कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स पे, मतलब ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ हिसाब से। बहुत ही कमाल की बात है ना, बहुत ही बढ़िया बात कही हमने ना। अगर मान लो ये डायरेक्ट्रिक्स हुआ बेटा, तो डायरेक्ट मतलब इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन डायरेक्ट्रिक्स पर आ रहा है। क्या कमाल की बात है ना, अगर डायरेक्ट्रिक्स पे आ रहा है और ये ए और बी पॉइंट है, तो ठीक है, अब आपको एक बात समझ में आएगी, अगर यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूं तो भैया ये अपने आप में क्या बनेगा, फोकल कॉर्ड बनेगा। एक और प्रॉपर्टी सीखो, पॉइंट नंबर 1, कि यहाँ पॉइंट नंबर 1 में ही पॉइंट नंबर 2 समझो। अगर यहाँ से अगर आपने से दो टेंजेंट ड्रॉ कराई है, अगर मान लो ये पॉइंट ए पे टच कर रहा है और ये पॉइंट बी पे टच कर रहा है, तो भैया ए और बी को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये अपने आप में एक कॉर्ड बनेगी, और इस कॉर्ड की खासियत होगी कि दैट इज फोकल कॉर्ड, ये फोकस से पास करेगी। ठीक है, तो अब आपको बच्चों एक बात ये मालूम चल गई कि अगर मैं ए और बी को अगर आपस में ज्वाइन करता हूं तो दैट इज फोकल कॉर्ड, ये एक फोकल कॉर्ड आ गया। यहां तक की बात भी हमें क्लियर हुई ना, कुछ कुछ बातें आप समझते चलो ना बहुत ध्यान से। अब देखो पॉइंट नंबर 1 आपने समझा, पॉइंट नंबर 2 आपने समझा, अब मैं आपको एक और पॉइंट समझाता हूं। एक और पॉइंट क्या है कि अब आप समझिए कि इस पॉइंट को मैंने क्या किया, यहां से इसे ज्वाइन किया, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ग्रीन कलर लेते हैं, यहां से इसे ज्वाइन किया। अब आपको बेटा एक बात पता होना चाहिए कि देखो अब यहां पर ये 90 डिग्री है,
मतलब अगर इसको मैं डायमीटर मानता हूं, अगर एक सर्कल ड्रॉ कराऊं, सर्कल कुछ ऐसा जाएगा और इसको यहां से पास करेगा। क्या कहते हो आप लोग, मानते हो बात को? भाई यहाँ 90 डिग्री बन रहा है तो हाफ सर्कल में जो ये बनेगा तो ये डायमीटर बनेगा। अच्छा ये डायमीटर हो गया और यहाँ पर टच करके जाएगा ही जाएगा। अब टच करके जाएगा तो अब देखो यहाँ टच कर रहा है तो मतलब ये लाइन इस पर नॉर्मल हुई, ये सेंटर से पास कर रही है, ये लाइन सेंटर से पास कर रही है, तो मतलब ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कहना हम ये चाह रहे हैं, अगर डायग्राम को फिर से बनाए, मान लो अगर ये पॉइंट हमारे पास में ए बी सी एन हमने यहाँ ले लिया, मान लो कि ये पॉइंट डी ले लेते हैं, तो एम एम ले लेते हैं, एन दे रखा है तो ये पॉइंट एम लेते हैं ना, ये पॉइंट एम है और ये पॉइंट एन है, तो एम और एन की अगर मैं बात करूं तो भैया दैट इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है। अच्छा डायग्राम को भाई समझना कि मैं ऐसे कोई डायग्राम बना रहा हूँ ना, ये एक्सिस मान लिया, ये पैराबोला मान लिया ना, इस तरह से ना। क्या आपको ये बात मालूम चली? ठीक, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, मतलब तो क्लियर हो गया प्रॉब्लम ना। तो अब देखो हमारे पास में 4,2 ये आया भाई, ये टेंजेंट था, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन सेंटर से पास कर रही है, तो मतलब ये लाइन सर्कल पे नॉर्मल है, सर्कल पे अगर ये नॉर्मल है तो मतलब ये लाइन टेंजेंट है। ओके, बात समझ गए आप लोग को ना। अब आपको एक पॉइंट तो ये समझ में आ गया। अच्छा अब एक पॉइंट हमें ये भी समझ में आया कि भाई 90 डिग्री ऐसा कुछ लिखा हुआ ना, तो यहाँ तक आया। अब कुछ कुछ पॉइंट और समझो कि पॉइंट क्या है कि भैया ये चारों पॉइंट 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री बना हुआ है। अगर चारों ही अगर 90 डिग्री है तो भैया ये तो या तो रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर बन रहा होगा। स्क्वायर या रेक्टेंगल बन रहा होगा तो मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट भी कोइंसाइड करेगा। पॉइंट नंबर 3 में ना काफी सारे पॉइंट्स आते हैं ना, बड़ा ही भयानक और अच्छा प्रॉब्लम है ना, मतलब भयानक तो नहीं, बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है ना। अब देखो इन दोनों का मिड पॉइंट, अब मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालता हूं। क्या हम एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एम पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आपको पता है ना बच्चों, इन दोनों का मिड पॉइंट और इन दोनों का मिड पॉइंट, मान लो आपने एक्स को अल्फा कोमा बीटा मान लिया, तो अल्फा प्लस 4 अपॉन में 2 डायरेक्ट करते हैं ना, और 3 प्लस 1 कितना आ गया 4 अपॉन 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ तो 4 आया। मैं लिख देता हूँ एक बार को, चलो अल्फा यहाँ लिखा, यहाँ से 4 लिखा, अपॉन में 2 लिखा, यहां से हमने लिखा 3 प्लस 1 अपॉन में 2 लिखा, 2 से 2 कटा, 4 से 4 कटा, अल्फा का वैल्यू कितना आया 0 आया। ठीक है। अब उसके बाद में हम बीटा कैलकुलेट करते हैं, तो बीटा बाई कोऑर्डिनेट बीटा मान लिया, अल्फा कोमा बीटा लेके चल रहे, तो बीटा प्लस 2 यहाँ लिखा, अपॉन में 2 यहाँ लिखा, यहाँ से कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2 लिखा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब बीटा के कोऑर्डिनेट भी 0 0 आए, मतलब इसके कोऑर्डिनेट कितना आएगा 0,0 आया। ठीक है, तो यहां तक की बात भी हमें मालूम चली। ओके, अब डायग्राम को थोड़ा ढंग से फिर से बनाते हैं ना। अब देखो आपको डायग्राम में फिर से बनाता हूं, समझना बातों को ना। कलर भी कुछ चेंज करते लेते हैं, इस बार ये वाला कलर लेते हैं, ऐसे कुछ रहा। ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट पे एक ऐसे कुछ गया हमारे पास को नॉर्मल पॉइंट, ये यहाँ पर आया, मान लेते हैं कि ये पॉइंट एन है और ये कुछ ऐसे करके एम पॉइंट ले लेते हैं, ये एन पॉइंट है, और दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। पॉइंट ए पता है, पॉइंट बी पता है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 3,3 और बी के कोऑर्डिनेट है 1,-1। यहाँ तक हमें मालूम चला। पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट 0,0 आ गया, पॉइंट एम जो होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, इतना भी हमें मालूम चल गया। ठीक है, और एक तीसरा वाला नॉर्मल हम यहाँ से निकाल रहे हैं ना। ठीक है, ये पॉइंट ए बी सी ले लेते हैं ना। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है कि 0,0 यहाँ पर है, तो एन कॉमा एन के जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आ रहा है 4,2 आ रहा है, 4,2 आया। अब समझो बात को कि भाई स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर मैं लिखूं कितना जाएगा y2 माइनस y1, तो 2 माइनस 0 अपॉन में 4 माइनस 0, तो कितना आ गया 1/2 आया। तो इस डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप अगर इसका स्लोप अगर ये आ गया 1/2 आया, तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप कितना आ जाएगा -2 आएगा। ठीक, तो हमें एक बात तो मालूम चलेगी, स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना आ रहा है -2 आ रहा है, जबकि इसमें कितना गिवन है -1/2 गिवन है, मतलब ये अपना ऑप्शन नहीं हो पाएगा ना। ठीक, उसके बाद में अब मुझे करना क्या, फोकस निकालना है। तो फोकस कैसे निकालेंगे? अब देखो फोकस निकालने के लिए फिर से आप कुछ कुछ बातें सीखो, तो बात को बड़े ध्यान से समझना। अब यहाँ पर भी कुछ कुछ पॉइंट आपको सीखने पड़ेंगे, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, मतलब गजब का प्रॉब्लम है।
कि पहली बात तो आप ये सीखो कि एक प्रॉपर्टी सीखते हैं। मान लो कि ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो यहाँ पे हमने इसे कोई टेंजेंट ड्रॉ किया पैराबोला पर। मान लो कि ये पॉइंट ए है, तो जो पोर्शन ऑफ टेंजेंट आता है बिटवीन कर्व एंड डायरेक्ट्रिक्स, ये पोर्शन ऑफ टेंजेंट हुआ, ये क्या करता है, फोकस पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। ऐसे अगर मान लो कि पहला पॉइंट, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1 कह सकते हैं। फिर से दूसरा प्रॉपर्टी, अब आप मान के चलो कि ऐसे हमने एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कराया, दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कराए, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। पहली बात तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये ए भी अपने आप का फोकल कॉर्ड होगा। ये भी आप सीख चुके हैं, फोकल कॉर्ड होगा, ठीक है ना। अब क्या है, पॉइंट को समझो। मैंने क्या किया कि ये फोकस है, इसको मैंने यहां ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल 90 डिग्री आया। इस कर्व और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की बात करें तो ये एंगल 90 डिग्री आया, मतलब ये एंगल कितना है, ऐसे 90 कुछ ऐसा आ गया। अच्छा, तो अब मैं एक पॉइंट ये कह सकता हूं कि मान लो अगर ये पॉइंट एम है, तो फोकस क्या है, इस वाले एम पॉइंट से फोकल डायरेक्ट्रिक्स पर जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, मतलब एम से अगर मैं इस लाइन पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालूं, तो उसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्चुअली जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगा वो अपने आप में क्या आएगा, फोकस आएगा। क्लियर स्टूडेंट? आई होप आपको अब ये प्रॉब्लम अच्छे से क्लियर हुआ। नाउ अब मुझे फोकस निकालना है, तो फोकस निकालना है तो फोकस पर फोकस करना है। तो समझो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 3,3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 1,-1, 1,-1, ठीक है। फोकस कैलकुलेट करना है, इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। तो इक्वेशन ऑफ ए बी निकालते हैं। तो पहले स्लोप ऑफ ए बी निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, y2 - 5, तो 3 -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा, अपॉन में ये 4,1 है, सॉरी है ना 4,1, 3 माइनस का 4 किया तो -1 आया। तो स्लोप ऑफ ए बी की बात करें तो -4 तो स्लोप आ गया। इक्वेशन की बात करते हैं, तो y - y1, तो 3 ले लिया हमने, m माइनस का 4 इंटू x - x1, यहाँ तक आया। तो y - 3 बराबर कितना आया, माइनस का 4x प्लस का 12 आया, मतलब 4x प्लस का y बराबर कितना आ गया, 15 आया, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन कितना आ गया, 4x प्लस y = 15 आया ना। अब मुझे करना क्या है, 0,0 से फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। एक काम करते हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन लिख दो 0,0 से पास करें, तो इक्वेशन ऑफ ms निकाल देते हैं। ms का इक्वेशन, तो क्या करते हैं, x को यहाँ लिखा, 4 को यहाँ लिखा, ठीक है, बीच में माइनस साइन लगाया, बराबर कुछ कांस्टेंट आना है, तो 0,0 से पास कराओ तो क्या आता है, 0 आ रहा है, तो मतलब ये वैल्यू आ गया। ये आपको समझ में आया मैंने डायरेक्ट कैसे लिखा, बहुत ही बढ़िया तरीका होता है ना। पहले ऐसे लिख दो, ठीक है, x मतलब इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, 1 इधर आ गया, 4 इधर आ गया, x और बीच में माइनस साइन लगाता है, x - 4 बराबर में कुछ आना है, तो यहाँ से सेटिस्फाई कराओ, 0,0 से कुछ कराया d बराबर d मान लिया, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ गया, तो डायरेक्ट 0 पुट कर दिया। ऐसे कैलकुलेट करो, ठीक है। तो x बराबर 4y आया, तो x की वैल्यू में 4y यहाँ डाल देता हूँ। 4y जैसे डालेंगे तो 4 × 4 तो 16y आ गया, और ये कितना बन जाएगा, 17y। 17y बराबर 15, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 15/17। तो y का वैल्यू 15/17, तो x का वैल्यू 4y आ रहा है, तो 4 यहाँ लिखा, 15 यहाँ लिखा और 17 यहाँ लिखा, तो 15 चौका 60/17 आ गया। x का वैल्यू ये आ रहा है, कुछ ऐसे ही आ रहा है क्या, कहीं कुछ गलती कर दी बेटा ना, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। 3,3 यहाँ पे लिखा हुआ, 1,-1 यहाँ पे लिखा हुआ, सॉरी है ना, गलती हो गई ना, 1,-1 था, 4 नहीं, 1,-1। अच्छा, अब स्लोप कितना आ रहा है, 3 - 1 कराएंगे तो ऊपर 4, ठीक है, 3 - 1 कराएंगे तो यहाँ 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा, और स्लोप आ रहा है 2 आ रहा है। स्लोप अगर 2 आया तो लाइन यहाँ पर प्लस का 2 बना, प्लस का जब 2 बनेगा तो अंदर जब जाएंगे तो प्लस का 2x आएगा, और यहाँ पर माइनस का 6 बनेगा, ठीक है, माइनस का 6, तो ये हो जाएगा 2x माइनस का y, पूरा ही चेंज करके लिख देते हैं, ये रफ कर देते हैं, ये रफ करते हैं, तो ये बनेगा 2x माइनस का y, 2x माइनस y, -6 इधर गया तो प्लस का 3 बना, ठीक है ना, -6 प्लस का 3, सही है ना। अब देखो, इस लाइन को लिखना है तो फिर से लिखो, डायरेक्ट ही लिखते हैं, x इधर गया तो ये बनेगा x प्लस का 2y, और बीच में आएगा प्लस साइन, और 0,0 पुट कराया तो d का वैल्यू 0 आ रहा है, तो ये आ गया। x का वैल्यू 2y आया है, तो 2y अब यहाँ डालूंगा ना, तो ये सब रफ करते हैं,
कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई ना, हो जाती है ना, वो आप थोड़ा ध्यान भी देते रहा करो। अब x का वैल्यू आपने -2y यहाँ डाला, क्या फिर से मिस्टेक तो नहीं कर रहे ना? y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ओके, एक बार इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ ढंग से। क्या किया है हमने, पॉइंट से हमारे पास 3,3 लिखा हुआ है, 3,3 एंड 1,-1 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 - 1 तो प्लस का 4 यहाँ से आ जाएगा, 3 - 1 तो 2 यहाँ से आ जाएगा, 4/2 यहाँ से आ जाएगा। ओके, y-3 यहाँ से लिखा है, 2 इंटू एक्स माइनस 3 यहाँ पर लिखेंगे तो 2x यहाँ से आ गया, माइनस का 6 आ जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3 आ गया, 2x माइनस का y प्लस का 3 यहाँ से आ जाएगा, और दैट इज x प्लस का 2y यहाँ से बना 0 0 d आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू आ गया माइनस का 2y, x का वैल्यू -2y अगर आप यहाँ पुट करते हैं, -6 के लेके आए तो प्लस का 3 बनेगा, ठीक बात है बेटा ना। तो यहाँ से तो फिर ऐसा है, टू एक्स का वैल्यू आ जाएगा -2y, तो -2y तो यहाँ से रखा, माइनस का y यहाँ रखा, दैट इक्वल्स टू 3 आया है ना। ये बन गया अपना -5y, माइनस का 5y इक्वल्स टू 3 आ रहा है। y का वैल्यू कितना है, -3/5, तो x का वैल्यू आ रहा है -2y, तो 2 यहाँ पर लिखा, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -3/5, तो ये आ जाएगा 6/5, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है, तो y का वैल्यू आया 6/5, और सॉरी x का वैल्यू 6/5 आया, y का वैल्यू आ रहा है 3/5 करके आ रहा है। आई थिंक यहाँ पर कुछ गलती हो गई ना, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट, अच्छा एक बात आप समझिए, आई थिंक शायद मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं ना कहीं कर दिया, या फिर आंसर में कहीं गलती है ना। या तो यहाँ पर फोकस में y कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए ना। वेल आपको एक बात तो समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, फिर आप कैलकुलेशन वाला पार्ट आसानी से कर सकते हो, प्रॉब्लम वाला पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हमसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ पैराबोला इज, तो नंबर ऑफ पैराबोला कितने होंगे, एक या दो? हाँ ऑब्वियस है, एक ही फोकस आ रहा है ना हमारे पास सॉल्व करने पे, दो फोकस तो आए नहीं, एक ही डायरेक्ट्रिक्स आएगी। तो जब एक ही फोकस है, एक ही डायरेक्ट्रिक्स आ रहा है, तो नंबर ऑफ पैराबोला कितने आएंगे, 1 आएंगे। तो अकॉर्डिंग दैट हमारे पास में सी ऑप्शन होना चाहिए। अगर मैं इसी की बात करूं तो सी ऑप्शन होना चाहिए, बट आई थिंक मेरे ख्याल से ऑप्शन में और भी कुछ ए दे रखा है शायद, है ना। चौथे का ए और सी है ना, ए और सी आंसर आ रहा है, ए और सी आंसर आ रहा है, या तो मैंने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, या फिर यहाँ कहीं मिस्टेक है, तो आप आई थिंक आप समझ लोगे ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ओके स्टूडेंट, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा स्टूडेंट, ये वाला जो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को मैं कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, बट आपको मैं हिंट दे दूंगा ना, और आप कर भी लोगे इसे आसानी से ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अच्छा, क्या दे रखा है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही छोटा सा प्रॉब्लम। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट द प्लेन, भैया ये जो लाइन है, ये लाइन दो प्लेन से मिलकर बनी हुई है, मतलब कैसे, एक प्लेन ये मान लो और दूसरा प्लेन हमने ये मान लिया, ये आ गया हमारे पास लाइन, इसका इक्वेशन हमें दे रखा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, किसी एक प्लेन को जाकर के कट कर रहा है, तो कट कर रहा है तो इंटरसेक्ट द प्लेन एट द पॉइंट अल्फा बीटा गामा, इस पे जाके कट कर रहा है। अब क्या करना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्फा बीटा गामा निकालना है। तो अगर आप बात समझो कि भाई ये लिखा क्या है, कि इस प्लेन, अब इस प्लेन को हम आगे बढ़ा दूं, इस प्लेन को आगे बढ़ा दिया जाए, तो ये जो लाइन जा रही है इस प्लेन को आगे बढ़ा दिया जाए, तो इन तीनों प्लेनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही तो कितना आ रहा है, अल्फा कोमा बीटा कोमा गामा आ रहा है। इट मीन कि मुझे करना क्या है, x माइनस 2y प्लस जेड माइनस 1 बराबर 0, दैट इज प्लेन 1। मान लो कि दिस इज प्लेन P1, दिस इज प्लेन P2। मान लो अगर मैं P2 प्लेन लिखूं तो कितना आ रहा है, x प्लस 2y माइनस ऑफ 2z माइनस 5 बराबर 0, दूसरा प्लेन आया ना। तीसरा प्लेन की अगर हम बात करें तो तीसरा प्लेन कितना दे रखा है, x प्लस वाई माइनस ऑफ 2z बराबर कितना है, 7 है, ठीक है। ये दे रखा है हमारे, ये तीन प्लेन हमें दे रखे। अब मुझे करना क्या है, यहाँ से एक्स वाई जेड का वैल्यू तो निकालना, मतलब तीनों प्लेनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब तीन प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। आपको डिटरमिनेंट पढ़ा होगा, डिटरमिनेंट में हम करते क्या है, क्रैमर रूल, क्रैमर रूल की हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हो। बट मैं आपको बताऊँ, क्रैमर रूल सबसे बेकार रूल होता है। बेकार रूल मतलब थोड़ा लेंदी होता है, मतलब कई जगह बहुत हेल्प करता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बट कई जगह क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व तो करता है बट लेंदी कर देता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम में आपको एक्स वाई जेड निकालना है तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को जब आप सब्ट्रैक्ट कराओगे, मान लो फर्स्ट और सेकंड है, आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वाई और जेड में इक्वेशन आ जाएगी, एक्स हट गया,
इन दोनों को देखो, अब इन दोनों को अगर सेकंड और थर्ड को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो अगेन हमारे पास बाई जेड में इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से y और z निकल जाएगा ना, दो लीनियर इक्वेशन, तो y और z की वैल्यू कहीं एक जगह डाल देंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, मतलब आपका अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। अल्फा बीटा गामा आ गया तो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यू कैन चेक इजिली, आप इसे बहुत इजिली चेक कर सकते हो ना, कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से क्लियर है। नाउ अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, ये भी बहुत ही बढ़िया है ना, सारी प्रॉब्लम्स अच्छी है ना। ना ऐसा नहीं क्वेश्चन कितना गिवन है, ये गिवन है फॉर पॉजिटिव इंटीजर n बिलोंग्स टू कैपिटल N दे रखा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। वैल्यू ऑफ S10 इज इक्वल टू, S10 का वैल्यू पूछा हुआ है, S ऑफ n जब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तब कितना आएगा। वैल्यू ऑफ दिस पूछा हुआ है, वैल्यू ऑफ S5 इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक स्टूडेंट, तो कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं ना। तो पहला काम तो क्या है, Sn जो दे रखा है इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं। Sn इज इक्वल टू मतलब समेशन ये दे रखा है, समेशन ऑफ k इज इक्वल टू 1 to n, तो हमने यहाँ लिखा tan इनवर्स 1 अपॉन ऑफ k इंटू k प्लस 1, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो नाउ तो भाई काम करते हैं, पहले तो tan इनवर्स की सीरीज का सम निकालते हैं। अच्छा, tan इनवर्स की सीरीज का सम निकालना होता है तो आपको पता है कि भाई सीरीज का सम निकालना है तो ये डिफरेंस फॉर्मेट में आना चाहिए। डिफरेंस फॉर्मेट में आएगा जब आप वर्टिकली लिखोगे तभी तो टर्म्स को जैसे कटती जाएंगी। पहला काम तो क्या होगा, इसको डिफरेंस फॉर्मेट में लिखना। अब tan इनवर्स में आपको एक फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना आता है भैया, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, मतलब यहाँ 1 होना चाहिए। तो ठीक है, 1 तो है भी हमारे पास सवाल में, अगर आप देखें तो 1 तो यहाँ कहीं आ गया, प्लस k इंटू के प्लस 1 हमने यहाँ लिखा। ऊपर क्या आना चाहिए, इन दोनों का ये x इंटू वाई आ रहा है, ऊपर इन दोनों का डिफरेंस, तो मैंने क्या लिखा k प्लस 1 माइनस का k लिखा, ये आ गया। नाउ अब इस बात को समझें तो tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ k, ऐसे कुछ आ गया। ठीक है, और k कैसे वेरी कर रहा है, 1 से लेकर के n तक वेरी कर रहा है ना। अब k का वैल्यू अपने 1 पुट किया तो 1 पुट करने पे ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 बना, ये कितना बना, tan इनवर्स 1 बना। 2 पुट कराएंगे तो कितना बनेगा, tan इनवर्स 3, और ये बना tan इनवर्स ऑफ 2, ऐसे कुछ आएगा। मतलब आप चलते गए डॉट डॉट डॉट, और k का वैल्यू जब आप n पुट कराएंगे तो n प्लस 1, और ये बनेगा tan इनवर्स ऑफ n बन जाएगा। ठीक है ना। अब देखें तो इधर से इधर ऐसे कैंसिल हो रहा है तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब फाइनली अगर मैं s ऑफ n की बात करूं तो ये कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 आया, दिस इज Sn। ठीक है, अब समझते हैं आगे की बात। तो S10 हमसे पूछा हुआ है, S10 कितना आएगा। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं, यही सॉल्व कर लेते हैं, इसको साइड कर देते हैं। तो हमारे पास Sn का वैल्यू कितना है, Sn आ गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 को मैं कितना लिख दूंगा, पाई बाई 4 लिख देंगे। आपको क्या निकालना है, S11 निकालना है, सॉरी S10 निकालना है। n की जगह 10 पुट किया, tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस ऑफ पाई बाई 4। ठीक है, यहां तक आया। अच्छा, आपको तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी पता है क्या लिखा हुआ हमारे पास में, tan इनवर्स ऑफ k प्लस 1 माइनस कितना आ गया, tan इनवर्स 2 माइनस 1, तो tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1 आ रहा है। ठीक है ना, ठीक सही है। तो S10 हमने लिखा तो कितना आ गया, tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस 5/4 आ गया। अच्छा, अब ध्यान से देखें तो अभी के अपने आंसर्स में देखें तो tan इनवर्स 1/11 है। अच्छा, अगर tan इनवर्स को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो आपको एक फॉर्मूला ये पता होगा कि tan इनवर्स x का वैल्यू कितना आता है भैया, cot इनवर्स ऑफ 1/x आता है। ठीक है, और cot इनवर्स ऑफ x का वैल्यू कितना आता है, tan इनवर्स ऑफ 1/x आता है। अच्छा, बस इसमें एक बात का बड़ा ध्यान रखना होता है कि भाई ये दोनों आते कब है, जब x पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब 11 तो हमारे पास पॉजिटिव है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अच्छा, अगर जब x नेगेटिव होता है तो x को माइनस x से रिप्लेस कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आसानी से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। मतलब नेगेटिव के लिए रिजल्ट अलग आते हैं ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot इनवर्स ऑफ 1/11 माइनस ऑफ पाई बाई 4, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/11 माइनस पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 कराएंगे, दैट इज पाई बाई 4 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/11 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास S10 तो ये आया, मतलब फर्स्ट ऑप्शन अपना कैसा बैठा, करेक्ट बैठा।
ठीक है, तो फर्स्ट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं एस सेकेंड ऑप्शन की ना। अब समझो एस एन ये गिवन है, एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो टेन इनवर्स ऑफ ये इन्फिनिटी जाएगा, और टेन इनवर्स इन्फिनिटी वाला कितना आता है, पाई बाई टू आता है। क्योंकि आपको पता होगा टेन इनवर्स का ग्राफ कुछ ऐसे आता है, जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो पाई बाई टू है ना, तो लिमिट निकाल रहे तो पाई बाई टू ही पुट कर देंगे। पाई बाई टू माइनस पाई बाई फोर कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर आएगा। मतलब अकॉर्डिंग दैट इसका वैल्यू पाई बाई टू दे रखा है, मतलब बी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है ना। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की। सी में कितना दे रखा है, वन प्लस टेन एस एन है ना। तो यही सॉल्व करते हैं, जगह फिर से बनाते हैं। ओके तो सी ऑप्शन। तो 5 तो यहां लिखा हुआ है, ठीक है। पहले मैं इस वाले पार्ट को लिखता हूं, वन प्लस टेन ऑफ एस एन अपॉन में कितना लिखा हुआ, वन माइनस ऑफ टेन ऑफ एस एन। अच्छा, इस वाले पार्ट को अगर आप समझें तो इससे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि बच्चों पाई बाई फोर प्लस एस एन, डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए। मतलब वन को तो आप क्या लिख सकते हो, टेन पाई बाई फोर, या इंटू वन करते हैं और इस वन को लिख देता हूं मैं टेन पाई बाई फोर। ठीक है, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अभी टेन ए प्लस टेन बी को वन माइनस टेन टेन बी का फॉर्मूला है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं टेन ऑफ ए प्लस बी। तो टेन ऑफ अगर आपने ए प्लस बी लिखा है तो टेन पाई बाई फोर, तो यहाँ से है प्लस एस एन। एस एन का वैल्यू कितना आ रहा है, एस एन हमारे पास आ रहा है टेन वर्स ऑफ एन प्लस वन माइनस ऑफ पाई बाई फोर, यही आया एस एन। पाई बाई फोर से पाई बाई फोर कैंसिल हुआ और टेन ऑफ टेन इनवर्स आया। तो एन प्लस वन इसकी रेंज में होना चाहिए, हमेशा आता है। तो मतलब आपको अगर फॉर्मूला पता हुआ तो इसका वैल्यू कितना आ गया, एन प्लस वन आ गया। मतलब इसका वैल्यू एन प्लस वन आया, और हमें क्या चाहिए, समेशन चाहिए इसका एन प्लस वन का, और कहां से चाहिए, एन इक्वल टू वन से लेकर के 62 तक। ठीक है, एन का वैल्यू वन पुट किया तो टू आया, थ्री पुट किया है ना, टू पुट करेंगे थ्री आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, और ये कितना आ गया, 63 तक आ गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, उसमें वन जोड़ देते हैं और वन घटा देते हैं। अब यहां से अगर आप समझें तो भैया ये क्या बन गया, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, ये आ जाएगा 63 माइनस 64 अपॉन में टू आया माइनस वन। ठीक है, टू से अगर इसे कैलकुलेट करें तो ये 32 आ जाएगा। अब 32 को यहाँ मल्टीप्लाई कराते हैं ना। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 63 इंटू 32 करना है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, और यहाँ से 12 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, यहाँ से 18 आया, ये आ गया 6, यहाँ से आ जाएगा 9 2 11, 8 9 10 हो जाएगा, कैरी 0 आ गया, और 2 यहाँ पर आ गया। मतलब ये कितना आ गया, 2016 आया। माइनस वन किया तो 2015 आया इसका सम, और आगे कितना लिखा हुआ, प्लस 5 लिखा हुआ है। फाइनली इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2020 आ रहा है। दैट इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी कैसा अपना करेक्ट ऑप्शन है ना। उसके बाद क्या पूछा हुआ है, टेन इनवर्स ऑफ 6 माइनस पाई बाई फोर, S5 इज इक्वल टू। तो ठीक है, S5 निकालते हैं। तो S5 एन इक्वल टू हमने 5 पुट किया तो यहाँ कितना बना, 6 बनेगा, और टेन इनवर्स 6 माइनस पाई बाई फोर, हाँ सही है, एकदम बिल्कुल सही है ना। ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो अपना कौन कौन सही आया, ए सी और डी सही आया। तो ए सी और डी है ना, ए सी और डी है ना। ठीक है, सिक्स का ये तीन ऑप्शन सही आ रहे हैं। सेवंथ का भी देख लेते हैं क्या दे रखा है, चाहे तो इंटीजर टाइप है। तो इसका आंसर कितना है, ए सी डी आ गया, सॉरी है ना, ए सी डी ना। क्लियर स्टूडेंट ना। तो हमारे पास 6 नंबर का प्रॉब्लम भी क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये कैसे न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम है, मतलब इंटीजर भी आंसर आ सकता है, डेसिमल भी आंसर आ सकता है ना, कुछ भी है, न्यूमेरिकल आंसर आ रहा होगा कुछ नंबर्स ना। ओके, अच्छा देखो ये प्रॉब्लम बहुत ही छोटा सा और बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। लेट जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है ना, जेड है ये कॉम्प्लेक्स नंबर ना, मतलब जेड सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, और एफ जीरो टू इन्फिनिटी एफ ऑफ अल्फा मॉड ऑफ जेड स्क्वायर ऐसे दे रखा है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ अल्फा पूछा हुआ, जेड वन और जेड टू ऐसे दे रखे हैं ठीक है ना, ये कंडीशन हमारे पास दे रखी है। अब देखो बात को समझो कि कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें, अगर आपने इसे सॉल्व किया होगा तो अगर इसे समझें तो जेड क्यू तो यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ अल्फा जेड वन का होल क्यू, और इसको इस साइड ले आते हैं माइनस साइन ऑफ, इसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ वन माइनस अल्फा का होल क्यू इंटू जेड टू हमने यहाँ लिखा, और यहाँ होल क्यू लिखा। दैट इज कितना है, 3 इंटू अल्फा, यहाँ से कॉमन ले लिया, वन माइनस अल्फा हमने यहाँ लिखा, और ये जेड जेड वन और जेड टू आया।
ये आ गया। नाउ इस वाले पॉइंट को, इक्वेशन को अब ध्यान से समझो कि यहाँ जो जेड क्यू मैंने लिखा, इसको अब मैंने क्या किया, प्लस साइन यहाँ पे लिखा अल्फा Z1 का होल क्यूब प्लस साइन, यहाँ लिखा हमने माइनस ऑफ 1 माइनस अल्फा ऐसे लिखा, और Z2 हमने यहाँ लिखा इसका होल क्यूब लिखा, 3 यहाँ लिखा, Z यहाँ लिखा, और फिर Z1 हमने लिखा माइनस अल्फा इंटू Z1 लिखा, और फिर हमने एक टर्म लिखा माइनस ऑफ 1 माइनस अल्फा इंटू Z2 लिखा। ठीक है, तो ये टर्म आ गया हमारे पास में। अब ध्यान से देखें तो क्या बना हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और ये कितना आ गया 3ABC, ऐसे कुछ फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब कि भैया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर अगर 3ABC है, तो स्टूडेंट आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ से कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा, या फिर a बराबर b बराबर c, या c बराबर a आएगा। ठीक है, नाउ तो यहाँ से हमारे पास मेन कंडीशन कितना आया, a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया, तो z यहाँ से लिखा प्लस साइन, b हमारे पास कितना है माइनस ऑफ अल्फा Z1, c कितना है माइनस ऑफ 1 माइनस अल्फा इंटू Z2, दैट इक्वल्स टू कितना आ गया 0 आया। मतलब अगर हम मैं बात को समझूं तो z बराबर कितना आ गया, अल्फा Z1 प्लस साइन ऑफ 1 माइनस अल्फा Z2, ये आ गया, ये कंडीशन आ गई ना। ठीक है, अब आपको यहां से पूछा है कि f ऑफ अल्फा कितना है, मॉड ऑफ z स्क्वायर है, मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ अल्फा पूछा हुआ है, Z1 Z2 ये दे रखा है। तो बच्चों बहुत संभल के चलना है आपको ना। समझ के क्या चलना है कि अगर इस वाली इक्वेशन में अगर एक बात सोचो कि अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां से आपको एक बात क्या समझ में आती है कि भैया z जो है वो कहां लाई कर रहा है, एक लाइन पे लाई कर रहा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट Z1 एंड Z2, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, अल्फा इंटू Z1 चाहिए, तो अल्फा यहाँ आएगा और माइनस अल्फा यहाँ कहीं आएगा। ये बात आपको मालूम चली है ना। ठीक है, तो Z1 Z2 ये आया। अब देखो Z1 Z2 क्या हमारे पास में, अब मॉड Z की मैं बात करूं, मान लो Z1 कितना दे रखा है 3 प्लस 4 आयोटा, ये तो है 3 प्लस 4 आयोटा, और ये है 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, और मॉड Z का मतलब आपको पता होगा, मॉड Z का मीनिंग क्या होता है कि Z का ओरिजिन से डिस्टेंस यही होता है, मतलब जीरो, मान लो Z यहाँ कहीं है ना, तो इसका 0 0 से डिस्टेंस, तो अब ये डिस्टेंस मिनिमम कब आएगी, जब ये कैसा होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस आएगी। तो मतलब क्या लिखा हुआ है, इस लाइन का 0,0 से मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। तो ठीक है, तो ये वाला पॉइंट की कोऑर्डिनेट 3,4 है, इसके कोऑर्डिनेट है 1,2, तो इस लाइन का मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हैं ना सर, क्यों नहीं लिख सकते, पहले तो स्लोप लिखो। तो भाई स्लोप कितना आएगा, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 तो 6 अपॉन में x2 माइनस x1 2 आया, तो यहाँ 3 आ गया। ठीक है, ये स्लोप आया, तो इक्वेशन कितना आ जाएगा y माइनस y1, x1 y1 यहाँ से ले लेते हैं ना, तो ये 2 आया, स्लोप कितना आ रहा है 3 आ रहा है, इंटू कितना आ जाए x माइनस x1 यहाँ से आया, ये आ गया। तो ठीक है, तो y प्लस का 2 बराबर कितना है 3x माइनस का 3, 3x माइनस y, और ये आ गया -5 बराबर 0। ये आ गया हमारे पास इस लाइन का इक्वेशन, और इस लाइन का ये भी इक्वेशन आ गया, तो 0,0 से डिस्टेंस निकालना है। तो भैया -5 अपॉन में कितना आ जाएगा, √a², तो √10 आ गया ना, a² प्लस b², तो ये कितना आ जाएगा √5 आ गया। क्यों बच्चों ना, अब सॉरी क्या लिखा हुआ है, ये तो आ जाएगा √5 अपॉन √2 आया, ये तो मॉड ऑफ z आया, मॉड ऑफ z² कितना आ जाएगा 5/2 आया, और 5/2 का आता है, 5/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2.5, तो भैया इसका जो मिनिमम वैल्यू आया वो कितना है 2.5 आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है सेवंथ का, सेवंथ का आंसर अगर चले ऊपर तो सेवंथ का आंसर 2.5, एट्थ का आंसर 0 है ना, तो ध्यान दे लेंगे। ठीक है, 2.5 अपना करेक्ट ऑप्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या दे रखा है हमारे पास में, 3 प्लेन है, प्लेन दिस प्लेन दिस प्लेन दिस हैव ए कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब इस प्लेन की बात करें, एक और प्लेन ले लें ये आ गया, और एक तीसरा प्लेन ये ले लें, तो मतलब तीनों प्लेनों का जो कॉमन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। r डॉट x1 का मतलब क्या हुआ, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या आ रहा है x1 आया, इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर x2 आया, और इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर x3 आ रहा है।
तो अगर तीनों वेक्टर्स ऐसे हैं तो भाई x1, तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर जैसे आपको यहाँ से समझो, अगर आप वीडियो समझ पा रहे हैं तो ये दो प्लेन हो गए, एक तीसरा प्लेन के बीच में, तो एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर ऐसे गया, तो भाई मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि x1 वेक्टर, x2 वेक्टर और x3 वेक्टर आर कोप्लेनर। भाई तीनों वेक्टर्स कैसे होंगे? कोप्लेनर होंगे। अगर तीनों वेक्टर्स अगर कोप्लेनर हुए तो भैया x1 x2 x3 इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, सही बात है ना? तो हमसे यही तो पूछा हुआ है। अब देखो सवाल में फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, है ना, तो हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले तो इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई? 0 आ गई। ठीक है, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो समझो बात को, तो इसका आंसर तो आया 0। ठीक है, अब x1 x2 और x3 एक ही प्लेन में है, तो आपने इन दोनों का क्रॉस निकाला और इन दोनों का क्रॉस निकाला। भाई अगर मान लो कि मैं ऐसे बताता हूँ, आप समझो ना, ये एक प्लेन है, इसमें 3 वेक्टर्स हैं, मतलब एक वेक्टर x1 है, एक वेक्टर x2 है। इस प्लेन में 3 वेक्टर, x1 क्रॉस x2 ऊपर ही जाएगा। मान लो एक और प्लेन x3 आपने ले लिया, तो x2 x3 भी निकालेंगे तो ऐसे ही जाएगा, इसी प्लेन के परपेंडिकुलर जाएगा। तो ये दोनों वेक्टर कैसे हो गए? पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्रॉस कितना आ जाएगा? 0। ऐसे अगर बात करें तो ये यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ, ऐसे यहाँ प्लस लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आई? 0 आई। अब बात समझे कि 8x2 क्रॉस x3 प्लस 5 यहाँ लिखा हो प्लस 3 टाइम्स ऑफ, ठीक है, और इसके मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर मुझे फाइंड आउट करना है ना। अब आप समझो बात को, x2 क्रॉस x3, तो हमारे पास ये वेक्टर आ जाएगा जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ये भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा और ये भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। इसका आपको क्रॉस निकालना है तो हम लिख सकते हैं a²। अच्छा स्टूडेंट, तो इस वाले पॉइंट को समझिए ना, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इसका वैल्यू कितना आएगा ना, हमें इसके बारे में पता करना है। अच्छा एक बात आप समझो कि अगर x1 x2 x3 अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो आपको एक बात तो समझ में आ गया कि x1 क्रॉस x2 ऊपर ही जाएगा, x2 क्रॉस x3 भी इसके ऊपर ही रहेगा, इस प्लेन के ऊपर रहेगा, और x3 क्रॉस x1 की भी अगर हम बात करें तो वो इस प्लेन के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो हम एक बात ये बोल सकते हैं कि भाई अपना एक पॉइंट ये कहा जा सकता है कि जो x1 क्रॉस x2 और x2 क्रॉस x3 और x3 क्रॉस x1, ये तीनों वेक्टर्स कैसे आएंगे? ये भी कोप्लेनर होंगे। अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर हैं तो इट मीन कि x1 क्रॉस x2, मतलब किसी भी एक वेक्टर को आप रिमेनिंग 2 वेक्टर्स के, ठीक है, मैं इसको स्मॉल x1 x2 ले लेते हैं ना ताकि लिखने में आसानी रहे ना। कितना आ जाएगा? सब कोप्लेनर, मतलब किसी भी एक वेक्टर को हम रिमेनिंग 3 वेक्टर्स के, रिमेनिंग 2 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं ना। आई होप आपको ये वाला पॉइंट पता होगा ना। अब क्या है कि यहां से अगर इसको आप सॉल्व करें ना, x1 x2 कुछ ऐसा है। अब मुझे लैम्डा और भी फाइंड आउट करना है, तो एक काम करता हूँ, उसका x1 के साथ डॉट लेते हैं। x1 के साथ डॉट लेंगे तो भाई जब ये x1 छोटा वाला x1 x2 लेते हैं, x1 के साथ जब डॉट लोगे तो ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये जो 0 आया, लैम्डा यहाँ से आया, x1 डॉट x2 x3 आया, मतलब बॉक्स ऑफ x1 x2 x3 आया, ये आया प्लस टाइम्स ऑफ इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 0। अच्छा बॉक्स ऑफ दिस, इसका वैल्यू अगर 0 आया तो बॉक्स ऑफ x1 x2 x3 का वैल्यू कितना आएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x1 x2 x3 भी अगर कोप्लेनर है तो लैम्डा का वैल्यू कितना है? 0 आया। ठीक, मतलब एक तरह लैम्डा और म्यू के हर एक वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाइड होगा, तो हर एक वैल्यू के लिए अगर सेटिस्फाइड होगा तो फिर हम एक पॉइंट ये कह सकते हैं ना आसानी से कि 8 5 और 3 का कॉम्बिनेशन ले लो ना, अगर ये कोप्लेनर है तो मतलब एक इस तरह का रिजल्ट एग्जिस्ट कर सकता है हमारे पास में कि इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 8 टाइम्स ऑफ, ठीक, 8 टाइम्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, 3 टाइम्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अगर ये कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो ऐसे एक रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा तो इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू भी कितनी आनी है? 0 आनी है। क्लियर स्टूडेंट्स?
आई होप आपको मेरी ये बात समझ में आई है ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ये अगर कोप्लेनर है तो ये भी अगर कोप्लेनर होंगे, ये भी अगर कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, तो भैया इनका लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा आएगा, हमेशा जीरो आएगा। मतलब किसी भी मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, अगर एक कोप्लेनर है तो भैया एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी का वैल्यू कितना आना है, जीरो आना है ना। एक्स वाई जेड हमारे पास में कैसे रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा वैलिड होगा एक्स वाई जेड का। तो हमने क्या ले लिया, 8 इंटू समथिंग ले लिया, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आनी है, जीरो आनी है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई। अच्छा, इसकी वैल्यू भी अगर जीरो आई, ये सब जीरो आ रहा है, तो फाइनली ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आया वो कितना है, जीरो आएगा। आई थिंक क्या दिया है इसमें आंसर, 8 का आंसर जीरो है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये बात समझ में है ना। 9th का आंसर अब 40 है, वो ध्यान रखते हैं। ओके अच्छा स्टूडेंट, 9th जो प्रॉब्लम है ना, ये भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है, मतलब बहुत ही लाजवाब प्रॉब्लम है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आपके पास में माइंड में लॉजिक हो सकता है कि भाई मैं इसको डी वाई ओवर डी एक्स वाले तरीके से सॉल्व कर ले, या ट्रिग्नोमेट्री वाला कोई तरीका लगाते हैं ना, या फिर एम जी एम कुछ सोचे है ना। मतलब आपको कुछ भी तरह से तरीका काम नहीं करता। बट अब मैं आपको यहाँ पे जो तरीका सिखाने जा रहा हूँ, उस तरीकों को आप बहुत ध्यान से समझना। आपने अगर मतलब जेईई एडवांस की अगर तैयारी की है ना, तो एक ना एक बार कभी ना कभी आपने इस तरह की प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व किया होगा, जो मैं अभी आपको यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, मान लेते हैं जेड मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक पॉइंट समझो, पहले 3 को क्या है, पहले अंदर भेज दिया, तो 9 अंदर जाएगा, तो यहाँ तो क्या बनेगा, √45। ठीक है, √45 यहाँ से आया, 3 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यहाँ से आ जाएगा, 36 यहाँ से आ गया, और दैट इज cos x प्लस साइन। ठीक है, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 13 माइनस और 12 साइन x, इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, होल स्क्वायर की बाद में निकाल देंगे। नाउ अब आप यहाँ से पॉइंट समझो, सारा खेल अब यहाँ से आता है। अब देखो, इसका जब मिनिमम वैल्यू हमें चाहिए, तो √45 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, ऐसे कुछ लिखा, 2ab। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 36 यहाँ लिखा, सॉरी cos ऑफ x यहाँ लिखा। अब 36 मुझे लिखना है, तो 36 में कितना है, 18 यहाँ आ गया, ये लिखा हमने प्लस साइन। 13 यहाँ लिखा, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ab 6, और साइन x हमने यहाँ लिखा। अच्छा, यहाँ पे ऐसे क्यों लिख रहे हैं, 2ab का फॉर्मूला, मतलब ये अंदर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाए, ये भी होल स्क्वायर बन जाए। अब देखो 18 यहाँ पर लिखा हुआ आपका, 18 के मैं 2 फैक्टर्स करता हूँ ताकि यहाँ पे स्क्वायरिंग आ जाए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाए, या a इंटू बी बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे आप, 18 है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पार्ट में अगर ब्रेक कराएं, तो 18 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 6 इंटू 3, ऐसे कुछ ब्रेक कर सकते हैं, 6 स्क्वायर और 3 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक बात है, 6 इंटू 3 हमने ब्रेक किया। ऐसे 6 को अगर ब्रेक करें तो 3 इंटू 2 करके ब्रेक कर सकते हैं, ताकि इनके स्क्वायरिंग का सम करें तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। सही बात है, तो हमने क्या किया, इसको ऐसे कुछ ब्रेक किया, तो 45 इसको मैंने लिखा 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ पे लिखा माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ लिखते हैं, और इसको मैंने लिखा 6 इंटू 3 इंटू कॉस एक्स, यहाँ लिखा है ऐसे। नाउ प्लस साइन, 13 यहाँ लिखा हुआ है ही, नाउ माइनस 2 टाइम्स ऑफ, इसको मैंने लिखा 3 इंटू 2, इसमें भी थोड़ी सी होशियारी दिखाई, 2 इंटू 3 लिखा और साइन एक्स लिखा। क्यों लिखा आपको समझाएंगे ना। अब देखो मैंने एक 3 cos x को एक टर्म मानने की कोशिश करी, और सिमिलरली 3 sin x को भी एक टर्म माना, 3 cos x 3 sin x, और यहाँ पे हमने लिख दिया 3 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब 3 स्क्वायर में बात करता हूँ, तो 3 स्क्वायर को मैंने लिखा 3 स्क्वायर इंटू 1 कराएं, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो 3 स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ, तो 3 स्क्वायर यहाँ से लिख देंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे कुछ आ जाएगा ना। तो यहाँ तक की बात हमें समझ में आई। अब देखो पॉइंट को समझो, बहुत ही ध्यान से समझना है ना, बहुत ही मस्त और मजेदार प्रॉब्लम है। 6 स्क्वायर तो मैंने यही रहने दिया, ठीक है, काम की बात है ना। अब क्या किया हमने, 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ रहा था, 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स आ रहा है, तो मैंने क्या किया, 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को मैंने यहाँ लिखा, और यहाँ पे कितना लिखा, 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ लिखा, और यहाँ पे कितना लिखा हो, माइनस का 2a इंटू 6 इंटू 3 साइन एक्स मैंने यहाँ लिखा। ठीक बात है,
सिमिलरली तो यहाँ पे हमने लिखे हैं तो 2 स्क्वायर तो यहाँ लिखा हुआ है ही, 3 स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स को मैंने यहाँ लिखा, यहाँ से कितना आएगा माइनस का 2ab आ रहा है तो माइनस का 2 × 3 साइन एक्स मैंने यहाँ लिखा, और ये कितना बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना बन जाएगा 3 कॉस एक्स बन जाएगा, 3 स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ लिखा। अब समझना बात को, बहुत ही ध्यान से समझना ना। अब समझो पॉइंट को कि ये लिखा क्या एक्चुअली में, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि 6 माइनस ये 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। ये 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं 2, या माइनस है ना, 2 माइनस ऑफ 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिख सकते हैं। और 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, एकदम बहुत बढ़िया है ना। अब इस वाले पॉइंट को समझो कि इसको मैंने क्या किया, 0 माइनस ऑफ 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा, और इसको भी मैंने 0 माइनस 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिखा। अब बच्चों आप सोचो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या ये डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? मतलब अगर मैं कहूं कि भाई 6,2 एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये लिया, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिया 3 साइन एक्स, 3 कॉस एक्स, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? मतलब 6,0। इस वाले पॉइंट की बात करूं मैं, भाई 6,0 3 माइनस, तो 6,0 का 3 साइन एक्स और 0 है ना, इससे ये 6,0 का इस पॉइंट से डिस्टेंस लिखा हुआ है। इस वाले की अगर बात करें तो भाई 2,0 का दूसरे वाले पॉइंट को अगर देखूं तो भाई 2,0 का इससे डिस्टेंस लिखा हुआ है, ऐसा लिखा है कि नहीं लिखा? बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मतलब कि काम की बात क्या रही कि ये तो 2 फिक्स पॉइंट हो गए, ए और बी फिक्स पॉइंट, ठीक है, बहुत ही मजेदार है ना। और इस वाले प्रॉब्लम को अगर देखें, अगर आपने इसको x माने इसको y माने तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 9 आ रहा है। मतलब ये वाला पॉइंट तो कहाँ लाई कर रहा है, सर्कल पर लाई कर रहा है, और सर्कल पे लाई कर रहा है जिसका रेडियस कितना है 3 है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आ रहा है 6,0, रेडियस 3 है तो 0,2 यहाँ कहीं मान लेते हैं, पॉइंट P यहाँ चल रहा है। तो भैया हमें क्या चाहिए, ये मिनिमम वैल्यू चाहिए इसका, है ना। इसका मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना था। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया पॉइंट P अगर मान लो तो भाई पॉइंट P अगर यहाँ कहीं है तो PA प्लस PB, मान लो ये A है और ये B है, तो ये PA प्लस PB मिनिमम कब आ सकता है, जब पॉइंट P मूव करते करते कहीं ऐसे चलते 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 यहाँ कहीं पहुंच जाए और तीनों पॉइंट कैसे हो जाए, कोलिनियर। कोई PA प्लस PB का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, AB। नहीं तो हमेशा क्या है, ट्राइंगल बनेगा PA प्लस PB हमेशा AB से बड़ा होगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो PA प्लस PB का मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, AB डिस्टेंस आएगा जब P पॉइंट यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो AB लेंथ में आसानी से निकाल सकता हूँ, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर 36 आ गया, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, मतलब √40 आया, ठीक है। ये डिस्टेंस √40 आया तो इसके स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू पूछा हुआ तो कितना आ जाएगा, 40 आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ये आंसर होगा, ठीक है। तो क्या दिया है एक बार चेक करते हैं। तो इसका आंसर कहता है 9 का 40 आंसर सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है ना। ओके ना, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अच्छा, ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी प्रॉब्लम। हाँ, ये सॉल्व कर देते हैं फटाफट से ना। Tn, अच्छा आपसे क्या पूछा हुआ है, Tn, तो समेशन ऑफ Tn ऑफ n Tn से समेशन पूछा हुआ है, n इक्वल टू समेशन है 1 से लेके 30 तक जा रहे हैं ना, ठीक है। तो पहला काम तो देखो क्या करना चाहिए, आपको समझ आ गया कि पहले Tn को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो क्या तरीका लगा देते हैं, 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 60 माइनस ऑफ 2n अपॉन में 2 आ गया, माइनस ऑफ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके फिर से फॉर्मूला लगाते हैं 2 कॉस ए कॉस बी का। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी अगर मैं लिखूं तो 60 आ जाएगा, प्लस साइन कॉस ऑफ ए माइनस बी अगर मैं लिखूं तो 2 टाइम्स ऑफ n डिग्री आ जाएगा, प्लस हाफ हमने यहाँ लिखा, 1 प्लस कॉस ऑफ 60 यहाँ से आया, प्लस 2 टाइम्स ऑफ n डिग्री है ना, अपॉन में 2, ठीक। ओके, मैं क्यों हंस रहा हूँ, मुझे एक्चुअली कुछ और बात याद आ रही थी। 2 हमने यहाँ लिखा, ठीक बात है। नाउ
1 प्लस कॉस ऑफ 60 माइनस 2n, ऐसे कुछ लिखा। यहाँ कॉस 60 आ रहा है, कॉस 60 ना, ठीक है, उसका वैल्यू हाफ लिख देते हैं, प्लस का माइनस ऑफ कॉस 2n में यहाँ रहने देता हूं, ठीक है। अच्छा बात को समझो, यहाँ पे हाफ नहीं है ना, गलती से आ गया, और यहाँ कितना आ रहा है 1 प्लस ऑफ, यहाँ कितना आ जाएगा कॉस ऑफ 60 प्लस का 2n यहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई है ना। अच्छा 1 और 1 तो कितना हो गया 2 हो गया, 2 माइनस हाफ कितना आया 3/2 माइनस हाफ तो कितना आ जाएगा, ओके 2 माइनस हाफ तो 3/2 आया ना, सही तो लिख रहे थे 3/2 ना, ओके। यहाँ तक की बात हमें क्लियर हुई ना। अब आप पॉइंट को समझे, cos 2n माइनस cos 2 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, अच्छा cos 2n, इन दोनों में मैं सी एन डी का फॉर्मूला लगाता हूँ, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला कितना आता है 2 cos c प्लस डी, c प्लस डी कितना हो जाएगा 120/2 करेंगे 7 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी, ये कट गया, 4n/2 करेंगे तो 2n आ गया, ठीक है, ये आया, और माइनस ऑफ cos 2n यहाँ लिखा हुआ है। इसको cos 60 का वैल्यू हाफ हो जाएगा, हाफ से आप कटेगा cos 2n से cos 2n कट जाएगा, मतलब 3/2 आया, बाई 2 यहाँ लिखा हुआ है तो माइनस, फाइनली इसका वैल्यू कितना है 3/4 आया, मतलब ये जो लिखा हुआ है एक्चुअली 3/4 लिखा हुआ है। अच्छा 3/4 लिखा हुआ है तो अच्छा गुरुजी ये 3/4 बाहर आएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 आ जाएगा ये तो है ना, तो 3 तो इसका वैल्यू आया, और 3 यहाँ आया, और समेशन ऑफ n आ गया, और n कैसे वेरी कर रहा है 1 से लेकर के 30 तक। अच्छा n इंटू n प्लस 1 कराएंगे तो 30, 31 अपॉन में 2 कराएंगे, इंटू में 2 किया तो 2 से तो 2 कट गया, सॉरी 3 कर रहे हैं ना इंटू में, तो 3 कर देते हैं ना, 3 यहाँ से आया, साफ साफ कर देते हैं, पूरा आंसर ही निकालते हैं, ताकि 3 यहाँ से आ गया, और ठीक है यहाँ से 15 आ जाएगा, 15 से 45 हो जाएगा, और 31 गुणा 45 करना है, 45 गुणा 31, तो 1 का किया तो 4 5 यहाँ से आया, 3 का किया तो 15 यहाँ से आ जाएगा, एक यहाँ पर आ गया 12 यहाँ से, और 13 आ जाएगा, तो 5 यहाँ से आ गया, कितना आ जाएगा हमारे पास में 5 9 यहाँ से आया, 3 यहाँ से आया, 1395 आ रहा है ना। ठीक है, चेक कर लेते हैं, अगर आंसर में कहीं गलती होगी तो फिर आप खुद ही चेक करना ना, क्वेश्चन बहुत आसान है, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है, 1395 एकदम सही है ना, बिल्कुल सही। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये डीपीपी अब क्लियर हो गया है ना, तो डीपीपी नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई थिंक आपको ये वाली डीपीपी भी सॉल्व करके मजा आ गया होगा ना, बढ़िया प्रॉब्लम्स है, अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स है, इनको आप इफेक्टिव तरीके से सॉल्व करिए ना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।